आज के समय में किसी भी देश के लिए अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी होना कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। और इसी इंटेलिजेंस एजेंसी के स्पाई जासूस अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। स्पाई ये जो वर्ड है ये आज किसी के लिए नया नहीं है। धुरंधर मूवी की वजह से सबको पता चल चुका है कि किसी स्पाई की लाइफ कैसी होती है और आज तक हमारे भारत के कई रॉ एजेंट्स ने किस तरह से अपने देश की सेवा की होगी। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे ही स्पाई एजेंट के बारे में बताने वाला हूं जो शायद भारत के पहले स्पाई होंगे जिनका नाम था बहिर्जी नाइक। अगर ये नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो भी युद्ध जीते थे, कई दुश्मनों को बिना युद्ध लड़े ही हरा दिया था, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता अगर ये बहिर्जी नाइक नहीं होते। आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज दुश्मन के हमेशा एक कदम आगे चलते थे। जब दुश्मन ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में होता था कि उसके पास हजारों की सेना है, ऐसे में महाराज उसकी सबसे कमजोर नस पकड़कर वही हमला करते थे और उसे हरा देते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को ये पहले से ही कैसे पता होता था कि हमला कहाँ करना है, कब करना है, दुश्मन की साइकोलॉजी से कैसे खेलना है, क्योंकि वो तो राजा थे। दुश्मन के एरिया की, उसके स्वभाव की, उसके सैनिकों की अंदर की खबर उन्हें कैसे पता चलती थी, इसके पीछे दिमाग होता था बहिर्जी नाइक का। जितना मैंने रिसर्च किया है, मेरी एक बात ध्यान में आई कि ऐसा हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वो पहले राजा थे जिनके पास बहुत ही बेहतरीन ऐसा स्पाई नेटवर्क था, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत भी थी। क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा था कि एक तरफ थे मुगल सोल्जर जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, बेहिसाब दौलत थी। आदिल शाही भी पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड हुकूमत थी, उनके पास भी कई सारे रिसोर्सेस थे, बहुत बड़ी सेना थी। और इनके बीच में दक्खन के पहाड़ और जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज अपना स्वराज्य खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए थे। उनके पास हिम्मत थी, लॉयल साथी थे, लोगों का आशीर्वाद था, लेकिन उनके पास वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं थे, लाखों की सेना नहीं थी जो उनके दुश्मनों के पास थी। उनके किले मजबूत थे लेकिन उनके खजाने में उतना पैसा नहीं था जितना मुगलों ने आम लोगों को लूट कर अपने खजाने में भरा था। महाराज के सोल्जर बहादुर थे लेकिन उनकी संख्या कम थी, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा स्पाई नेटवर्क बनाया था जो दुश्मनों के घर में घुसकर अंदर की इंफॉर्मेशन निकाल कर दे ताकि कम रिसोर्सेस इस्तेमाल करके भी दुश्मन को हराया जा सके। महाराज एक सच्चाई समझ चुके थे कि अगर आपको अपने दुश्मन से ज्यादा जानकारी है तो आप पहले ही उससे आगे निकल चुके हो। अगर आपको पता है कि उसकी आर्मी कितनी है, किस रास्ते से आ रही है, उसके बड़े बड़े अधिकारी कैसे सोचते हैं, उनको किस चीज की लत है, दुश्मन के आर्मी की सप्लाई लाइन कैसे काम करती है, तो आप बैटल शुरू होने से पहले ही उसे कंट्रोल कर सकते हो। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी जीत आपकी हो चुकी है। अगर आप पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उठाकर देखो तो बहिर्जी नाइक का नाम शायद आपको ज्यादा देखने को और सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा अंडरग्राउंड रहते थे, ज्यादातर दुश्मनों के इलाके में ही। कभी ये किसी मस्जिद के बाहर भिखारी बनकर बैठते थे, तो कभी ये साफ सफाई करने वाले लोगों के बीच में घुसकर सीधा दुश्मन के महल के अंदर जाते थे। इनका पहराव, कदकाठी और बॉडी लैंग्वेज ऐसी रहती थी कि कोई इन पर शक करता ही नहीं था। सैनिकों को भी इनके पास खड़े रहकर आपस में बातें करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी। कभी फकीर, कभी ट्रेडर, कभी नौकर, तो कभी सोल्जर। वो अपने रूप ऐसे बदलते थे जैसे लोग कपड़े बदलते हो। अलग अलग रूप में महल में घुसना तो उनकी एक्सपर्टीज थी, लेकिन उनकी असली ताकत थी ऑब्जर्व करना, सुनना और छोटे छोटे डिटेल्स पकड़ना। जैसे किस किले का कौन सा दरवाजा कब खुलता है, कब बंद होता है, कौन सा ऑफिसर ज्यादा आलसी है और कौन से गार्ड को ज्यादा शराब की लत है। लेकिन क्या बहिर्जी नाइक अकेले काम करते थे? जवाब है नहीं। उन्होंने छोटे छोटे गांवों के भरोसे वाले आदमियों को, इंसानों को अपने स्पाई नेटवर्क का हिस्सा बनाया था। जैसे कि छोटा मोटा सामान बेचने वाला आदमी जो अक्सर इधर उधर घूमता रहता था, भेड़ बकरी चराने वाले जिन्हें जंगलों का चप्पा चप्पा पता होता था, नाच गाने वाले लोग जो अक्सर मुगलों के यहाँ पर परफॉर्म किया करते थे। और यही वो लोग थे जो सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो अलग अलग जगहों से आ रही थी वो बहिर्जी नाइक तक पहुंचाते थे और फिर वो जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचती थी। वैसे तो महाराज ने अपनी हर एक मुहिम में अपने स्पाई नेटवर्क का यूज किया था, लेकिन मैं आपको दो ऐसे किस्से सुनाता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि महाराज का स्पाई नेटवर्क किसी भी मुहिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितना जरूरी था।
1660 में औरंगजेब ने अपने रिश्तेदार शाइस्ता खान को एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ दक्कन भेजा था, सिर्फ एक मकसद से कि छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म कर देना है। और उसने फिर दक्कन में आते ही पहले पुणे पर कब्जा किया, इंपॉर्टेंट फोर्ट्स अपने कंट्रोल में लिए, और हद तो तब हो गई जब उसने लाल महल पर ही कब्जा कर लिया और उसी में रहना शुरू किया। अब ये लाल महल वही था जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा बचपन बीता था, और फिर वहीं से शाइस्ता खान ने पूरे इलाके पर सख्त तरीके से राज करना शुरू कर दिया। पुणे की हर सड़क पर मुगल सोल्जर्स थे, सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, आम लोगों में डर फैल चुका था, और शाइस्ता खान तो मतलब एकदम कॉन्फिडेंट था कि महाराज तो अब सरेंडर करेंगे ही। तभी एक्टिव हो जाता है बहिर्जी नाइक और उनका नेटवर्क। उनके कुछ लोग सर्वेंट बनकर महल में घुस जाते हैं, कुछ भिखारी बनकर शहरों में घूमने लगते हैं, और धीरे धीरे शाइस्ता खान की, उसके आर्मी की डेली रूटीन समझने लगते हैं। कौन से गेट ज्यादा स्ट्रिक्टली गार्डेड है, महल में सेलिब्रेशन कब होता है, सिक्योरिटी कम टाइट कब होती है, अंदर शाइस्ता खान एग्जैक्टली कहाँ सोता है, उसके कमरे के बाहर कितने गार्ड्स खड़े हैं, मतलब हर छोटी डिटेल कलेक्ट की जा रही थी। अब कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बहिर्जी नाइक जी ने यहाँ तक मैनेज कर लिया था कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावले शादी की बारात के रूप में पुणे सिटी के बॉर्डर पे आए थे, तो रात में उन्हें शहर में एंट्री मिल गई थी, जो नॉर्मली कभी होता नहीं था। वो रात थी 5 अप्रैल 1663 की, जब महाराज और उनके साथी महल में घुसते हैं और शाइस्ता खान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, अपनी कटी हुई उंगलियां लेकर, घायल और बेइज्जत होकर। उसके कई करीबी लोग उस केओस में मारे गए थे, और कुछ ही समय में इतना बड़ा मुगल जनरल पुणे छोड़कर शर्म से वापस चला गया था, भाग गया था। इसके एक साल बाद 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था। सोचिए, मुगलों की राजधानी जहां लाखों रुपयों का खजाना था, क्योंकि यहाँ से मतलब अफ्रीका, यूरोप, वहाँ पे व्यापार होता था, वहाँ से जो टैक्स मिलता था वो यहाँ पर जमा होता था। दिल्ली के शासकों के लिए सूरत शहर उनकी पावर और उनकी इकोनॉमी और उनके प्राइड का सिंबल था। दूसरी तरफ महाराज इस शहर पर हमला इसीलिए करने वाले थे क्योंकि मराठों का खजाना खाली था, इसलिए स्वराज्य की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ये लूट जरूरी थी, और यही काम आया उनका स्पाई नेटवर्क। बहिर्जी नाइक और उनके साथियों ने सबसे पहले इस चीज का पता लगाया कि मुगल ऑफिशियल्स जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो कहाँ पे रखते हैं। उसके बाद इस शहर में कौन सबसे ज्यादा अमीर है, वो रहते कहाँ है, कौन अच्छा है तो कौन बुरा आदमी है, उनके महलों तक जाने वाले रास्ते कहाँ से जाते हैं, कौन से रूट से इफेक्टिवली सबको बाहर निकाला जा सकता है। इन सारी चीजों का पता लगाया गया, क्योंकि महाराज सूरत शहर को लूटने नहीं आए थे, वो सिर्फ मुगलों के खजाने को लूटने के लिए आने वाले थे। इसीलिए इसमें निर्दोष लोगों की जान ना जाए, इसीलिए इस मिशन की अच्छी प्लानिंग करना बहुत जरूरी था। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। मराठों का ये मिशन इतना सक्सेसफुल था कि मराठों ने यहाँ से करीब 66 लाख का मुगलों का खजाना लूट लिया था। अब जरा सोचे कि आज के समय में गवर्नमेंट के पास सैटेलाइट्स है जिससे निगरानी की जा सकती है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस है, एरियल इमेजरी है। मतलब आज के समय में उस हिसाब के समय से किसी पर नजर रखना थोड़ा आसान है, लेकिन उस समय के बारे में सोचिए कि ये उन्होंने कैसे किया होगा, और ऊपर से पकड़े गए तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, जो रूल आज भी लागू है। तो मतलब बैटल फील्ड में लड़ने वाला सोल्जर, उसकी अगर मौत हो जाती है तो एटलीस्ट सबको उसके बारे में पता होता है, उसका नाम पता होता है, उसके नाम का मेमोरियल बनता है, उनके परिवार को भी पता होता है कि वो सम्मान के साथ मारा गया है। लेकिन एक स्पाई की जिंदगी देखो, अगर वो पकड़ा गया तो उसे टॉर्चर किया जा सकता है, मार दिया जा सकता है, और रिकॉर्ड से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जा सकता है। और जिन्होंने उसे भेजा था वो भी पब्लिकली उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करिए, हाइप का ऑप्शन अगर आ रहा हो तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिए, नीचे कोई भी प्यारा सा कमेंट करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।